क्या एक औरत सिर्फ पैसों के लिए ये काम करती है? क्या गरीब और नीचे जाति के लोग सिर्फ अमीरों के इस्तेमाल करके उन्हें फेंकने के लिए होते हैं? आखिर क्यों गांव की लड़कियां अपनी जान देने के लिए मजबूर हैं? आइए देखते हैं। दर्शी अपने छोटे भाई जैसे दोस्त चिट्टी के साथ रहता है। एक खूबसूरत जवान लड़की पुष्पा, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, पहली बार दर्शी के गांव आती है, जिसकी पहली मुलाकात चिट्टी से होती है। वह किसी बिजनेस के सिलसिले में गांव के प्रेसिडेंट से मिलना चाहती है, जिसके बाद चिट्टी उसे प्रेसिडेंट के घर तक पहुंचाने चला जाता है। रास्ते में वो दर्शी को भी साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, जहां पहली बार पुष्पा और दर्शी एक दूसरे से मिलते हैं। तीनों गांव के प्रेसिडेंट यानी शिवैया के पास पहुंचते हैं। दर्शी शिवैया के यहाँ काम करता है। वह उनका वफादार नौकर है और वह अपने मालिक को भगवान की तरह मानता है। पुष्पा अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी सेंसुअल तरीके से प्रेसिडेंट को बताती है। शिवैया कहता है कि मेरे साथ रहना है तो सिर्फ मुझे छोड़ गांव के किसी और पर तुम्हारी नज़र नहीं होनी चाहिए। और दर्शी से कहकर पुष्पा को गांव के कोने में उसके रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। अगले दिन पुष्पा, दर्शी और चिट्टी बस से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। रास्ते में शिवैया का खास आदमी सूरी बस में चढ़ जाता है और पुष्पा को रिझाने की कोशिश करता है, पर उसकी दाल वहां नहीं गलती और वह बस से उतर जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के शिवैया के कहने पर पुष्पा का HIV टेस्ट कराया जाता है। अगले सीन में शिवैया एक पत्रकार द्वारा उसके खिलाफ लिखने के कारण उसे कुएं में डुबाकर मार देता है। तभी दर्शी और चिट्टी पुष्पा का रिपोर्ट लेकर शिवाय के पास पहुंचते हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो पुष्पा के साथ मजे लेना शुरू कर देता है। अगले सीन में गांव की एक लड़की लक्ष्मी दिखाई देती है। वह भी अपनी मालकिन के यहाँ काम करती है। दर्शी और लक्ष्मी जब भी मिलते हैं आपस में खूब झगड़ते हैं। एक दिन पुष्पा, दर्शी और चिट्टी मंदिर जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी भी पूजा कर रही होती है। वहाँ पुष्पा पहली बार लक्ष्मी को देखती है। तीनों पूजा के बाद लौटते वक्त वो सूरी से उलझ पड़ते हैं। सूरी दर्शी को कबड्डी के लिए चुनौती देता है, पर पुष्पा दर्शी को मना कर खुद ही सूरी से भिड़ जाती है और उसे मात दे देती है। पुष्पा के हाथों हार जाने से सूरी गुस्से में होता है। उसके साथ ही उसे इसका बदला लेने के लिए उसे उकसाते हैं। इधर दर्शी पुष्पा को पसंद करने लगता है और चिट्टी को पुष्पा को लेकर अपनी दिल की बात बताता है कि पुष्पा इतनी सुंदर है, फिर भी वह ऐसा काम क्यों करती है। उसे ये सब छोड़कर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और पुष्पा को समझाने चिट्टी के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। इधर सूरी भी अपनी हार की बेइज्जती के कारण बौखलाया हुआ होता है। वह पुष्पा के घर पहुंच जाता है और पुष्पा के इज्जत पर हाथ डाल उसे बेइज्जत कर वहां से चला जाता है। तभी दर्शी पहुंचकर पुष्पा को संभालता है। अगली सुबह पेड़ में फांसी के फंदे से लटकी युवा लड़की की लाश मिलती है। दर्शी, लक्ष्मी और लड़की के माँ बाप के साथ पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। थोड़ी देर में सूरी भी वहां पहुंचता है। वह ऐसे माहौल में कहता है, ये छोटे और गरीब घर के लड़कियों का यही हश्र होता है। किसी अमीर व्यक्ति को ये पसंद आ गई होगी, इसने मना किया होगा, इसलिए इसका ये हाल हो गया। लक्ष्मी इस बात का विरोध करती है, जिससे सूरी लक्ष्मी से उलझ पड़ता है। तभी दर्शी और सूरी दोनों में हाथापाई हो जाती है। मौके में प्रेसिडेंट शिवैया आकर उन दोनों को शांत कराता है और गांव वालों को सांत्वना देकर चला जाता है। लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। चिट्टी उसे याद करते हुए कहता है कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमारी जात के लोगों के लिए वो एक मिसाल थी। समझ नहीं आता उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। इसके बाद पुलिस लड़की के आत्महत्या के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाता है। इसी बीच दर्शी गांव वालों की नज़र से बचाते हुए पुष्पा को पूरा गांव घुमाता है, जिससे पुष्पा और दर्शी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर दर्शी पुष्पा के सामने शादी के लिए प्रपोजल रखता है। पुष्पा भी दर्शी को पसंद करती है और मुस्कुराकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह प्रेसिडेंट गांव वापस आता है। पुष्पा और दर्शी अपने इस फैसले के बारे में प्रेसिडेंट को बताने के लिए जा रहे होते हैं। चिट्टी उन्हें उनके पास जाने से रोकता है। वह पुष्पा को समझाता है कि ऐसी गलती मत करो, वह राक्षस है, पता चलते ही तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
पर दर्शी नहीं मानता, वह तो उनको अपना भगवान मानता है। वह कहता है कि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वह बाहर से कठोर हैं पर अंदर से कोमल हैं। दोनों शिवैया तक पहुँच जाते हैं और उनसे शादी के लिए अनुमति मांगते हैं। शिवैया उन्हें शादी के लिए अनुमति तो दे देते हैं, पर उनका इरादा सही नहीं होता। इधर पुष्पा, दर्शी और चिट्टी शादी की खरीदारी कर गांव वापस लौटते हैं। लोगों की भीड़ लगी होती है। पास जाने पर पता चलता है कि लक्ष्मी के माँ बाप शिवैया से कहते हैं कि आपने पूरे गांव के सामने मेरी बेटी की इज्जत उछाल दी है, अब उससे शादी कौन करेगा। शिवैया तुरंत दर्शी को लक्ष्मी से शादी करने को कहता है। दर्शी अपने मालिक को मना नहीं कर पाता और अपने दिल पे पत्थर रखकर पुष्पा के लिए लाया मंगलसूत्र लक्ष्मी को पहनाकर उससे शादी कर लेता है। पुष्पा को फिर उसी गंदगी में वापस जाना पड़ता है और दर्शी भी इस शादी से खुश नहीं होता। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा होता है। एक दिन सूरी शराब खाने में आता है और नशे में चूर दर्शी को उसकी पत्नी लक्ष्मी के बारे में भला बुरा कहता है, जिस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है और रोज की तरह उस दिन भी दर्शी नशे की हालत में घर पहुंचता है। लक्ष्मी दर्शी के इस हाल से दुखी और परेशान रहती है। वह दर्शी को बताती है कि किस तरह उसकी मालकिन के लड़के ने शादी का झूठा वादा करके खेत में बुलाकर शिवैया के आदमियों के हवाले उसे कर दिया और शिवैया ने पूरे गांव के सामने यह बात बता दी। वह दर्शी को समझाती है कि उस लड़की की तरह मैं जान नहीं देना चाहती, अब हमें साथ मिलकर जीना सीखना ही पड़ेगा। अगले दिन दर्शी बिल्कुल सही हालत में होता है और बड़ी खुशी के साथ लक्ष्मी और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। पर एक दिन दर्शी चिट्टी को पुष्पा से मिलने की बात कहता है। चिट्टी घबरा जाता है और दर्शी को समझाता है, इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है तुम्हारी, पुष्पा को उसे उसके हाल में छोड़ दो। पर दर्शी नहीं मानता और रात को ही पुष्पा से मिलने चला जाता है। पर उसे क्या पता था कि अब उसकी परेशानी बढ़ने वाली है। रात में जाते वक्त उसे लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि 2-3 बदमाश मिलकर एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। दर्शी लड़की को बचाने बदमाशों से भिड़ जाता है, जिससे लड़ाई में एक बदमाश का हाथ कट जाता है। पर बाकी बचे बदमाश दर्शी को सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर उसे खत्म कर देते हैं। अगले दिन लड़की की लाश और बेहोश दर्शी के हाथों में कुल्हाड़ी देखकर लड़की के माँ बाप को लगता है कि दर्शी ने ही उनकी बेटी की जान ली है। पुलिस आती है और दर्शी को गिरफ्तार कर ले जाती है। इस बात से दुखी उसकी पत्नी लक्ष्मी रोते हुए जीप के पीछे दौड़ते हुए दर्शी को बताती है कि वो अब माँ बनने वाली है। करीब 7 साल बाद दर्शी सजा काटकर गांव वापस आता है। वह अपने घर लौटता है, जहां दर्शी की बेटी पहली बार अपने पिता को देखती है। वह डर जाती है, पर बहुत जल्द ही वो अपने पिता के साथ घुल मिल जाती है। इसके बाद चिट्टी दर्शी से मिलने आता है। दर्शी चिट्टी से कहता है कि तुमने जब से बेटी सीरी के बारे में बताया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा घर चला आया। दर्शी चिट्टी को बताता है जब वह गांव वापस लौट रहा था तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। यह सुनकर चिट्टी हैरान रह जाता है। वह कहता है, भला तुम्हें कोई क्यों मारना चाहेगा। दर्शी बताता है कि वो तीनों अपने मुंह ढके हुए थे और एक का हाथ कटा हुआ था। वो कौन थे, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन दर्शी शिवैया से मिलने जाता है। शिवैया दर्शी से कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, तुमसे मिलने मैं जेल नहीं आ सका। मैंने तुम्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस वाले ज़्यादा केस होने का बहाना बनाकर मेरी बात टालने लगे थे। पर तुम अब वापस आ गए हो तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक रात जब दर्शी अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, दर्शी अचानक उठता है। वह देखता है कि सीरी उनके पास नहीं है। दर्शी और चिट्टी आधी रात को बेटी सीरी को ढूंढते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच चिट्टी उस हाथ कटे आदमी को देख लेता है जिसने दर्शी पर हमला किया था। वह उसका पीछा करते हुए शिवैया के घर तक पहुंच जाता है। पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, शिवैया का खास आदमी सूरी होता है। चिट्टी वापस आते ही रहता है कि उसे शिवैया के घर की खिड़की से एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो शिवैया गांव की एक युवा लड़की को अपने गिरफ्त में लेकर टॉर्चर कर रहा होता है। पर चिट्टी वहां पकड़ा जाता है। वह शिवैया से उस लड़की को छोड़ने की विनती करता है, पर उसके आदमी उसे वहीं मार देते हैं और उसकी लाश को दफना देते हैं।
शिवैया का शिकार बनने के बाद वो लड़की तालाब में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर दर्शी उसे बचा लेता है। दर्शी उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम भी अपनी जान देने जा रही थी। डरी सहमी घबराई हुई लड़की दर्शी को बताती है कि एक जवान लड़की अपनी माँ के सामने कपड़े नहीं बदल सकती, पर यदि कोई अनजान आदमी उसे पूरी तरह नग्न कर उसे अपनी गंदी नीयत बताए, उसे हवस की नज़रों से देखे, तो ये अनुभव उस लड़की के लिए मौत से भी कहीं ज़्यादा भयानक होती है। उस प्रेसिडेंट शिवैया ने मेरे साथ यही किया। तुम्हें पता है कि हमारे गांव में लड़कियां क्यों आत्महत्या कर रही हैं? वह राक्षस शिवैया गांव की ही युवा लड़की को अपने घर में नग्न कर उन्हें कामुक कहानियां सुनाता था और उसके बाद उनके आदमी जानवरों की तरह उनका रेप करते थे। लड़की की उम्र उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उम्र जितनी कम होती वह उतना ही उसके मजे लेता था। दर्शी को अपने मालिक शिवैया, जिसे वह भगवान मानता था, और उसका खास आदमी सूरी का असली घिनौना चेहरे का पता चल जाता है। वो लड़की दर्शी को सूरी तक ले जाती है, जहां दर्शी की बेटी सीरी भी सूरी के कब्जे में मिलती है। दर्शी और सूरी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। गांव में गई युवा लड़कियों की जान और अपनी बेटी के अपहरण से बौखलाया दर्शी सूरी पर टूट पड़ता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सूरी अपनी बेटी को घर ले आकर उसे वापस उसी जगह में सुला देता है। लक्ष्मी सोई होती है। उस रात क्या हुआ इसकी उसे कोई खबर नहीं होती। अगली सुबह दर्शी लक्ष्मी से कहता है कि सीरी का जन्मदिन आने वाला है। मैं शहर जाकर उसके लिए कपड़े और कुछ सामान लेके आता हूँ। मेरे आने तक तुम अपना ख्याल रखना। बेटी सीरी से भी कहता है कि मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करना, मैं जल्द लौट आऊँगा। इसके बाद गुस्से से भरा दर्शी धारदार हंसिया लेकर वहाँ से निकलता है और मालिक शिवैया के साथ उसके घर तक पहुँचता है। दर्शी उसे मारने के लिए सही मौके के तलाश में होता है। उनके घर का काम पूरा होने के बाद वह शिवैया से बेटी के बर्थडे के कपड़े लेने के लिए शहर जाने की अनुमति मांगता है। शिवैया दर्शी को कुछ पैसे बेटी के लिए देकर उसे जाने की अनुमति देता है। इसके बाद दर्शी पुष्पा से मिलने उसके घर जाता है। अंदर ही अंदर गम से भरी पुष्पा बाहर से अपने आप को खुश दिखाने के लिए दर्शी से कहती है कि वह अपने इस काम से खुश है। उसका मानना है कि ये दुनिया औरत के घुटनों के आगे झुकती है। ये कमाई मेरे द्वारा लोगों को दी हुई खुशी के बदले का इनाम है। दर्शी उसे कहता है कि कमाई करने के और भी तरीके हैं, तुम ये सब छोड़ के यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? पुष्पा कहती है कि यदि कोई उसकी खूबसूरती को वैल्यू देने वाला और उसे खुश रखने वाला मर्द मिल जाए तो ये सब वह छोड़ देगी। मुझे तो अब तक कोई ऐसा नहीं मिला। यदि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी दूंगी। जिसके बाद दर्शी पुष्पा को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिसके जवाब में पुष्पा भी दर्शी को एक थप्पड़ लगा ही देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। पुष्पा कहती है कि मैंने ये 7 साल तुम्हें तुम्हारी बेटी में देखा, वह पूरी तरह तुम्हारे जैसे ही दिखती है। ये तोहफा मेरी तरफ से उसे दे देना। दर्शी कहता है कि पुष्पा तुम ये गांव छोड़ दो और यदि तुम किसी को पसंद करती हो तो उससे शादी कर लो। अगर तुम पैसे कमाने के लिए कोई और तरीका चाहती हो तो। दर्शी की इस बात से पुष्पा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि मैं यहाँ इन पैसों के लिए हूँ? पुष्पा को भी शिवैया के असली चेहरे का पता होता है कि गांव में लड़कियों की आत्महत्या का कारण शिवैया ही है। वह दर्शी को बताती है कि ये 7 साल मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चे के लिए रुकी थी। दर्शी कहता है कि मैं सिर्फ एक मौके के तलाश में हूँ, मौका मिलते ही उसे मैं ख़त्म करके उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाऊंगा। पुष्पा दर्शी को ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है नहीं दर्शी, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम अपने परिवार को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ, उसके बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। पर दर्शी नहीं मानता, क्योंकि जब तक वह जिंदा है न केवल गांव की लड़कियों बल्कि मेरी बेटी को भी खतरा है, इसलिए उसका मरना ज़रूरी है। अगले सीन में दर्शी शिवैया को मारने पहुंच जाता है, पर उनके आदमियों द्वारा दर्शी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इधर दर्शी की पत्नी और बेटी उसका इंतज़ार करती रहती है। रात होने पर दर्शी के घर शिवैया पहुंच जाता है। वह दर्शी की पत्नी लक्ष्मी से कहता है मैंने तो दर्शी को रास्ते में ड्रॉप किया था, क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंचा?
घर में बन रहे मछली की खुशबू से वह लक्ष्मी से उसके ही घर खाना खाने की बात कहता है। लक्ष्मी उसे अंदर बुलाती है और खाना परोसती है। इधर शिवाय के आदमी आखिरकार दर्शी को मारकर उसे दफना देते हैं। शिवाय खाना खाकर वहां से पुष्पा के पास पहुंच जाता है। दर्शी के मारे जाने से पुष्पा भी दुख से रो पड़ती है और इधर दर्शी की मौत से अनजान उसकी पत्नी और बेटी रात भर उसका इंतजार करती रहती है, पर दर्शी लौट कर नहीं आता। अगली सुबह पुष्पा दर्शी के घर उसकी बीवी और बच्चों के पास मिलने जाती है, जिसके बाद लक्ष्मी अपनी बेटी को लेकर शिवैया के पास पहुंच जाती है। दर्शी के बारे में पूछे जाने पर शिवैया कहता है कि वह शहर तो गया हुआ था, पर तुम चिंता मत करो, उसके पास बहुत पैसे हैं, ज़्यादा पीली होगी, आ जाएगा। उसी दिन श्री का जन्मदिन होता है। शिवैया खुद ही अपने को लक्ष्मी के हाथ का मछली खाने के लिए उसके घर आने के लिए कहता है। रात को शिवैया अपने आदमियों के साथ लक्ष्मी के घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी शिवैया के साथ सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी बेहोश होने लगते हैं। तभी पुष्पा अंदर से हंसिया लेकर निकलती है और शिवैया के साथ उन सभी राक्षसों को भयानक मौत देकर उनके किए की सजा दे देती है और उनकी लाशों को जमीन में दफना देती है। इसके बाद अगले दिन पुष्पा के साथ लक्ष्मी भी अपनी बेटी को लेकर वह गांव छोड़कर चली जाती है। जाते जाते पुष्पा पुलिस को शिवैया के घर के बारे में बताती है, जिससे शिवैया के आंगन की खुदाई की जाती है, जहां उसके द्वारा मारे गए बेकसूर गांव के लोगों की लाशें मिलती है और इस तरह उस वहशी प्रेसिडेंट शिवैया की असलियत गांव वालों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की फिल्मी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।